नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने पिथौरागढ़ में आपदाग्रस्त इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। नुकसान के आकलन के बाद प्रभावितों को 2-2 लाख की मदद, कहा पीड़ितों के साथ खड़ी सरकार। हरिद्वार पंचायत चुनाव के टिकट बंटवारे में हरदा की अनदेखी, सोशल मीडिया पर छलका हरीश रावत का दर्द। अब कांग्रेस ही दे रही हरदा को बयानों से बचने की नसीहत। और हरिद्वार शराब कांड के बाद हरकत में आया प्रशासन, काशीपुर और रुड़की में चलाया गया ताबड़तोड़ छापेमार अभियान। 17 आरोपी गिरफ्तार, अवैध शराब की भट्टियां नष्ट। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। शनिवार को उत्तराखंड सीमा और पिथौरागढ़ में बादल फटने से हुए भारी नुकसान का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने धारचूला के खोतीला क्षेत्र में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीड़ित लोगों से भी मुलाकात की। आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए सीएम धामी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ की तरफ से राहत और बचाव कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने खोतीला गांव के प्रभावितों को 2-2 लाख रुपए के चेक भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आपदा पीड़ितों की हर संभव के लिए तैयार है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के दौरे में उनके साथ सांसद अजय टम्टा और स्थानीय विधायक धारचूला हरीश धामी भी रहे। हालांकि सांसद अजय टम्टा को देख लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली। यहाँ आपदा आती है, एक तो हम लोग जो हमारा एल धारा है, एल धारा के लिए एक जैसे बरणावत पर्वत के लिए विशेष व्यवस्था की गई, विशेष ट्रीटमेंट उसका किया गया। उसी आधार पर जो हमारे बाडिया इंस्टीट्यूट है, भारत सरकार के इंस्टीट्यूट है, आईआईटी का हमारा विभाग है जो वन एवं उसका भूमि का सर्वेक्षण करता है, उन सभी से बात करके इसका सर्वेक्षण करवाएंगे, इसका सर्वे करवाएंगे, उसके आधार पर काम करेंगे। खेतला जो हमारी ग्राम सभा है वहाँ के लोगों के पुनर्वास के लिए भी बात करेंगे। जो हमारे संचार के साधन बिल्कुल ठप हो गए हैं उनको भी जल्दी से जल्दी फिर से रिस्टोर हों, वो जल्दी से जल्दी चालू हों, उस पर काम करेंगे। आपदा राहत का कार्य तेज़ी से हो और यहाँ पर जो लोग पूरी तरह से अपने जिनके घर परिवार सब चले गए हैं उनके लिए यहाँ पर रहने की व्यवस्था सरकार की तरफ से किराए के रूप में या अन्य मदों में यहाँ पर की जाएगी। हेली सेवा को भी बढ़ाएंगे, अन्य भी जो भी जरूरी काम होंगे वहाँ इस क्षेत्र के लिए करेंगे। कांग्रेस में अंदरूनी कलह कभी खत्म ही नहीं होती। आलम यह है कि हरीश रावत गाय बगाए अपने नेताओं पर ही सवालिया निशान उठाते हुए अब उन्हें कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं। अब एक बार फिर से हरीश रावत ने पंचायत चुनाव को लेकर संगठन की मंशा पर सवाल उठाते हुए खुद की अनदेखी किए जाने के मामले पर सोशल मीडिया पर प्रचारित किया है, जिसको लेकर राजनीति गरमाने लगी है। यह रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव हरिद्वार जिले में होने जा रहा है, जिसको लेकर भाजपा और कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी है। यहां तक कि बसपा ने भी हरिद्वार पंचायत चुनाव को लेकर पूरा दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। सभी दलों ने जिला पंचायत सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी ही पार्टी को निशाने पर लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए ये बात कही है कि जिस तरीके से हरिद्वार पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सीटों के लिए टिकट बंटवारा हुआ है उसमें उन्हें नजरअंदाज किया गया है, उनसे कुछ भी नहीं पूछा गया, जिसकी वजह से अब हरिद्वार की कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता उन्हें फोन पर टिकट न मिलने की नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। हरीश रावत के इस बयान से कांग्रेस के भीतर मचे घमासान को समझा जा सकता है कि आखिरकार जो अंतर्कलह की बातें सामने आ रही है वो जग जाहिर हो भी रही है। इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री का भी कहना है कि हरीश रावत को इस तरीके के बयान देने से बचना चाहिए। अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष के साथ जो कमेटी का गठन किया गया, उस कमेटी में जो लोग हैं उन तमाम लोगों की राय ली गई है और राय लेने के बाद जो भी उम्मीदवार उस राय के अनुसार बनाए गए हैं उस पर सबकी सहमति है। और तो इस तरह के सवाल उठाना कहीं ना कहीं सीधे सीधे ये हाईकमान के खिलाफ बात करना है, क्योंकि हाईकमान ने बहुत स्पष्ट कहा है कि अब कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर या कोई बयान न दे, उसे अगर बात करनी है तो पार्टी के फोरम पर बात करें। तो मैं समझता हूँ कि हरीश रावत जी इतने वरिष्ठ नेता हैं और अब कम से कम मैं उनसे ये निवेदन भी करना चाहता हूँ कि ये
इस तरह की बात जब एक तरफ चुनाव चल रहा है, दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उस दौरान कहीं ना कहीं इससे जो है आघात लगा, और इस तरह की बातें मैं समझता हूँ बड़े नेताओं को नहीं करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस में मचे घमासान पर हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का कहना है कि कांग्रेस हमेशा से ही उसमें अंतर्कलह देखने को मिला है। अंतर्कलह कोई बड़ी बात नहीं है। अब वो कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है, उसमें मैं क्या कह सकता हूँ। अब वो आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे की बात सुनते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, तो अब वो उनके झगड़ों को हम कहाँ निपटाएं। हरिद्वार पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस में घमासान शुरू हो चुका है। ऐसे में देखना यही होगा कि टिकट बंटवारे में हरदा की अनदेखी करके कांग्रेस को आखिर क्या कुछ फायदा होगा। लेकिन हरीश रावत ने चुनाव के नतीजों से पहले ही कांग्रेस पार्टी की हार को नाप लिया है। शायद इसीलिए हरदा इस तरह की बातें अब सोशल मीडिया पर कह रहे हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा पुलिस जवानों की ग्रेड पे की समस्या का एक अच्छा समाधान किया गया है। दरअसल पुलिस विभाग में कांस्टेबलों के 17,500 पद है और हेड कांस्टेबल के 3,440 पद है और एडिशनल एसआई का एक भी पद नहीं है। पुलिस जवानों को समय से पदोन्नति देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हेड कांस्टेबल रैंक के 1750 नए पद सृजित करने, एडिशनल एसआई का नया रैंक सृजित करते हुए 1750 नए पद स्वीकृत किए जाने के आदेश जारी किए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका ग्रेड पे 4200 रुपए होगा। प्रदेश में इन दिनों ऑनलाइन सेक्स एक्सटॉर्शन चर्चाओं का विषय बना हुआ है। दरअसल साइबर ठगों ने नया तरीका अपनाकर लोगों की वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड की अगर बात करें तो राज्य में भी ये मामले तेजी से फैलते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इस साल 1 मई से प्रदेश भर में ऑनलाइन सेक्स एक्सटॉर्शन के 27 मामले सामने आ चुके हैं और इसी क्रम में अगर बात करें साल 2021 की तो उस समय 33 और साल 2020 में 23 मामले ऑनलाइन सेक्स एक्सटॉर्शन के सामने आए हैं। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि प्रदेश में ऐसे मामले देखे जा रहे हैं, लेकिन इससे बचने के लिए लोगों को खुद जागरूक रहने की जरूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में ठग नए नए प्रोफाइल बनाकर लोगों को अपने ठगी का शिकार बना रहे हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है बहुत सुंदर सा चेहरा लगा करके, अब आदमी को सोचना चाहिए ऐसे क्यों भेज रहे हैं, मुझे अलर्ट होना चाहिए कि जब किसी को बिना देखे बिना सोचे समझे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे तो उसके थ्रू ये सेक्स एक्सटॉर्शन की पॉसिबिलिटी रहती है ऑनलाइन। आप देखिएगा वो जिस दिन आपको रिक्वेस्ट आएगी उससे 1-2 हफ्ते पहले ही क्रिएट किए हुए होते हैं, कोई उनकी ओर से पोस्ट भी नहीं होंगी। तो ये सब फेक अकाउंट्स होते हैं, इनके पीछे कोई और होता है जो एक्सटॉर्शनिस्ट है, जो साइबर क्रिमिनल है, तो इसलिए इनसे बचना है। हरिद्वार शराब कांड में 7 लोगों की मौत के बाद अब अवैध शराब को नष्ट करने का अभियान शुरू हो गया है। शराब कांड के बाद एक्शन में आई काशीपुर सीओ वंदना वर्मा के नेतृत्व में क्षेत्र के कई इलाकों में कच्ची शराब के खिलाफ अभियान शुरू किया गया। सीओ वंदना ने कहा कि कई इलाकों में कच्ची शराब को नष्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि आगे भी अभियान जारी रहेगा। पुलिस के इस अभियान से कच्ची शराब बेचने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस टीम ने ये भोगपुर डैम क्षेत्र में सुबह सुबह अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की है। अलग अलग जगहों पर हमें कई भट्टियां जलती हुई मिली हैं जिसमें अवैध शराब बनती हुई, और 2 जगहों से हमें शराब भी मिली है। इन सबको हम लोग कब्जे में ले रहे हैं। जो भी अभियुक्त इस पर शामिल उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भट्टियां तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है और आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई इस थाना क्षेत्र में हम लोग करते रहेंगे। वहीं अवैध शराब के खिलाफ काशीपुर के अलावा रुड़की के मंगलौर में भी ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान चलाया गया। अवैध कच्ची शराब की तस्करी करने वाले आरोपियों की पुलिस ने धरपकड़ शुरू कर दी है। पुलिस ने अवैध शराब का कारोबार करने वाले 17 आरोपियों को दबोचा है। आरोपियों के पास से 30 लीटर अवैध कच्ची शराब और 570 देशी शराब के पौवे और 100 अंग्रेजी पौवे बरामद किए गए। पुलिस की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से शराब तस्करी करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। ये नशा मुक्ति देवभूमि अभियान के अंतर्गत थाना मंगलौर क्षेत्र में मंगलौर पुलिस द्वारा एक प्रभावी कार्रवाई की गई। इसमें कुल 17 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनसे 40 लीटर कच्ची शराब व 670 पौवे शराब के बरामद किए गए। इसमें अंग्रेजी शराब व देसी शराब के पौवे दोनों सम्मिलित हैं। आगे ये अभियान निरंतर चलता रहेगा। 17 आरोपी इसमें गिरफ्तार।
वहीं हरिद्वार में शराब कांड को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने सरकारी सिस्टम पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जिस तरीके से साल दर साल शराब से मौतों के मामले सामने आ रहे हैं वो प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि गुनहगारों के खिलाफ अगर सरकार ने सख्त एक्शन लिया होता तो हालात आज ऐसे नहीं होते। कांग्रेस ने मांग की है कि जहरीली शराब मामले में संलिप्त अधिकारी और कर्मचारियों के साथ ही आरोपियों पर गंभीर कार्यवाही होनी चाहिए ताकि दोबारा ऐसे मामले देखने को ना मिले। उत्तराखंड में जिस तरह साल दर साल जहरीली शराब के सेवन से लोगों की मौतों के मामले सामने आ रहे हैं, ये वाकई दुखद भी हैं, चिंताजनक भी हैं और दुर्भाग्यपूर्ण भी हैं। चाहे वो रुड़की का मामला हो या फिर टिहरी का मामला हो या देहरादून के पथरिया पीर का मामला हो, परिवार के परिवार उजड़ रहे हैं, लोगों के घर के चिराग बुझ रहे हैं और उनके चूल्हे बंद हो रहे हैं। ऐसे में यदि सरकार समय रहते सख्ताई से पेश आती, जो लोग भी इस जहरीली शराब के व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं, जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं, यदि उनके साथ सख्ती से पेश आया गया होता तो फिर ये करने की हिमाकत या जुर्रत बाकी व्यापारी नहीं कर पाते। वित्तीय हालातों से उत्तराखंड को उभारने के लिए सरकारी कोशिशें नाकाम होती दिखाई दे रही है। कुछ ऐसा ही हाल आबकारी विभाग का भी है। आबकारी सचिव ने विभाग की हालातों को सुधारने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि शराब व्यापारियों से मिलने वाले राजस्व की वसूली की जाए ताकि सरकार को राजस्व मिले। उन्होंने कहा कि नए वित्त वर्ष के लिए आबकारी विभाग नई पॉलिसी पर काम कर रहा है। जल्द ही सरकार के दिशा निर्देश के बाद बेहतर पॉलिसी राज्य में लागू की जाएगी। विगत माह में आबकारी विभाग के संदर्भ में माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। समीक्षा बैठक में जो चीज़ें संज्ञान में आई है कि जो पिछले हमारे ड्यूज हैं उसकी हमें टारगेट दिया गया है कि हर महीने इसकी वसूली इसी सूत्र से की जाए। उसके अनुरूप जिलों के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है और उसके अनुसार जो इस महीने की हमने समीक्षा करी उसमें उस लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति संतोषजनक है। रुड़की के मंगलोर इलाके में इन दिनों लोग भारी बिजली कटौती से परेशान नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि सोलर प्लांट लगने के बाद भी मंगलोर की जनता को बिजली आपूर्ति ठीक से नहीं हो रही है। तो वहीं बिजली सप्लाई को लेकर पूर्व विधायक और मौजूदा विधायक आमने सामने आ गए हैं। दोनों ही विधायक एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का काम कर रहे हैं। मौजूदा विधायक का कहना है कि बिजली सप्लाई इन दिनों न सिर्फ मंगलोर बल्कि प्रदेश भर की समस्या बनी हुई है। उन्होंने कहा कि चुनाव में हुई हार से विधायक बौखला गए हैं, मगर उन्होंने जल्द ही बिजली सप्लाई दुरुस्त करने की भी बात कही है। पूरे उत्तराखंड में अगर लाइट खराब आए तो चलो फिर तो यह है कि उत्तराखंड में भी बहुत अच्छी नहीं है, सरकार की कमी वहाँ भी है, कई घंटे का कट है। लेकिन ऐसा नहीं है पूरे उत्तराखंड में कि पूरी रात लाइट नहीं आ रही। मंगलौर के आसपास रुड़की, झबरेड़ा, लक्सर, लंढौरा, यहाँ लाइट आ रही है 18 घंटे के लगभग और मंगलौर में पूरी रात सप्लाई नहीं है। कोई दो राय है नहीं कि मंगलौर की सप्लाई में थोड़ी दिक्कत आ रही है और मंगलौर की नहीं, ये पूरे प्रदेश की समस्या है। इसमें जो है दिक्कत है। अब परसों तरसों से जो देखा होगा आपने, जो बड़ी लाइन के तार टूटे हुए थे उसकी वजह से सप्लाई नहीं आई, तो इस वजह से जो है दिक्कत हो रही। 1981 से लेकर 2020 तक कुमाऊं के अलग अलग वन क्षेत्रों में 28 वन कर्मी शहीद हुए हैं। इन वन कर्मियों की शहादत को लेकर मुख्य वन संरक्षण कुमाऊं ने वन शहीद स्मारक का निर्माण किया है, जहां पर 28 शहीद वन कर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई और संकल्प लिया गया कि वन कर्मियों की शहादत को हमेशा याद रखते हुए वनों को बचाने का संकल्प लिया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान शहीद वन कर्मियों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। CCF कुमाऊं ने कहा कि वन शहीद स्मारक पर प्रण वनों को बचाने का संकल्प लेने के साथ ही 11 सितंबर हमेशा वन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये हमारा भारत सरकार ने 2013 में एक वन शहीद दिवस पूरा अखिल भारतीय स्तर पे मनाने का निर्णय लिया था 11 सितंबर को प्रत्येक वर्ष। तो ये हम उत्तराखंड में तब से लेके आज तक मनाते आए हैं और ये हमारा मुख्यालय देहरादून से किया जाता था। तो इस बार जो है हमने कुमाऊं में भी यही दिवस को मनाने का एक निर्णय लिया और यहाँ पे हम कुमाऊं रीजन के जितने भी हमारे वन शहीद के परिवार को उनको एक सम्मानित करने का उद्देश्य से आज ये कार्यक्रम का आयोजित किया गया था। जो शहीद हुए वो मेरे बड़े भाई साहब थे। सन 83 27 मार्च को उनको गोलापार
प्रतापपुर गेट पे जिंदा जला दिया गया था। और जो ये वन विभाग ने जो ये शहीद स्मारक बनाया है, इसमें बहुत अच्छा करा। वन विभाग को बहुत देर में अकल आई। वहीं ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे 58 पर कीर्तिनगर रामपुर पुल पर कार अनियंत्रण होकर पुल के नीचे नदी में जा गिरी। हादसे में कार सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ ने 5 घायलों का रेस्क्यू किया, जिसके बाद सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। और यहाँ वक्त चले एक छोटे से ब्रेक का, बने रहे मेरे साथ। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग से 7 परीक्षाओं का जिम्मा छीनने के बाद अब इस जिम्मेदारी को लोक सेवा आयोग पूरी करेगा। ये तो ठीक है, लेकिन यूके की 5 परीक्षाओं को रद्द करने के कैबिनेट के फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। तो सवाल भी खड़े होने लगे हैं कि 60,000 युवाओं की आखिर गलती क्या है। सवाल इस बात को लेकर भी है, जिन परीक्षाओं के रिजल्ट ही घोषित नहीं हुए, आखिर उन्हें रद्द क्यों किया गया। इन तमाम सवालों को जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 7,000 पदों पर लोक सेवा आयोग कराएगा भर्ती। यूके की 5 परीक्षाएं हुई रद्द। करीब 60,000 युवाओं के सपनों को लगा झटका। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान, अब प्रदेश के किसी युवा के साथ नहीं होगा अन्याय। भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में चल रही जांच के बीच कैबिनेट ने उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग की 5 परीक्षाओं को रद्द करते हुए 7 अन्य भर्ती परीक्षाओं का जिम्मा लोक सेवा आयोग के हवाले कर दिया है। अब यूके की 18 अन्य भर्तियों की जिम्मेदारी लोक सेवा आयोग के कंधों पर है। लेकिन सवाल ये है कि पहले ही परीक्षाओं में लेट लतीफी को लेकर लोक सेवा आयोग कैसे इन भर्ती प्रक्रियाओं के जिम्मे को पूरा करेगा। ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि भर्तियां कराने को लेकर लोक सेवा आयोग का ट्रैक रिकॉर्ड इतना बेहतर नहीं है। तो लाजमी है कि इतने बड़े पैमाने पर सरकारी भर्तियां कराना एक बड़ी चुनौती होगा। इसके साथ यूके की रद्द की गई 5 परीक्षाओं से प्रदेश के करीब 60,000 युवाओं को तगड़ा झटका लगा है। कैबिनेट में जिन भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने पर फैसला हुआ, उनमें वाहन चालक, ITI अनुदेशक, मत्स्य विभाग में मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार और पुलिस रैंकर परीक्षाएं रद्द की गई हैं। सरकार की तरफ से लिए गए फैसले के पीछे रद्द की गई इन 5 परीक्षाओं में भी धांधली की आशंका जताई गई है और दावा इस बात का हो रहा है कि युवाओं के हितों को देखते हुए ये फैसला लिया गया। 770 पद और 5 एग्जाम उसमें 770 पद शामिल हैं, जिसमें एग्जाम हुआ है लेकिन रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। ये ऐसे हैं। इसके अलावा इसमें अब ये लोक सेवा आयोग किसको करेगा? जहाँ पे भी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है उसमें लोक सेवा आयोग करेगा। परीक्षाएं रद्द मानी जाएंगी, इसमें परीक्षाएं रद्द मानी जाएंगी, इसको आयोग कराएगा। जहाँ रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है, ये करीब 5 संवर्ग हैं, जिसमें करीब लगभग 770 के आसपास पद हैं, उनको लोक सेवा आयोग में पुनः उसकी परीक्षा करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बात का दावा पहले ही करते आ रहे हैं कि प्रदेश के युवाओं के साथ अन्याय नहीं होगा और इसी को लेकर सरकार अपना काम भी कर रही है। देखिए, अभी हम उस पर विश्लेषण कर रहे हैं, क्योंकि एक ही कंपनी है, एक ही कंपनी के द्वारा सारी परीक्षाएं करवाई गई हैं। जो भी धांधली के जो प्रकरण आए हैं वो एक ही कंपनी के आए हैं। जब से भी ये कंपनी काम कर रही है, जब से आयोग बना है, तो चूंकि अब जो भी परीक्षाएं जिनके रिजल्ट नहीं निकले हैं उनके बारे में हम विचार कर रहे हैं। रद्द की गई इन 5 परीक्षाओं के बीच उठते सवालों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये कहकर विराम लगा दिया कि जो परीक्षाएं हुई थी सभी RMS कंपनी के जरिए कराई गई हैं। लिहाजा उजागर हुई धांधलियों के बीच सवालों के घेरे में ये परीक्षाएं भी थी, इसीलिए इन परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला सरकार ने लिया। लेकिन सवाल ये है कि युवाओं के उन सपनों का क्या होगा जो इन भर्ती परीक्षाओं के रद्द होने से धूमिल हो गए हैं। हालांकि धांधली के शक में घिरी 5 भर्तियों को रद्द कर CM धामी ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि छवि पर दाग नहीं लगने दिया जाएगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष रंगवाल की रिपोर्ट।
उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता कानून को लागू करने पर पूरा जोर दिया जा रहा है। कमेटी का गठन किया गया है और अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाता है तो ऐसा करने वाला आजादी के बाद उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। इस कानून के लिए जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं, लेकिन इसमें जनता से राय मांगी जा रही है। आखिर उस कानून में क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जहां पर आजादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा, जिसके लिए धामी सरकार ने समान नागरिक संहिता पर सोच विचार के लिए एक कमेटी का गठन भी किया है। और अब वही कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपनी रिपोर्ट देने से पहले आम जनता से इस कानून के लिए सुझाव मांग रही है। लेकिन जनता के लिए सुझाव देने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। चलिए आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून होगा। समान नागरिक संहिता कानून सभी धर्मों के लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है। फिलहाल मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय का पर्सनल लॉ है, जबकि हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं, जो अपने कानूनों के हिसाब से कोई भी फैसला तय करते हैं। समान नागरिक संहिता कानून लागू होने से देश में एकता बढ़ेगी। समान नागरिक संहिता लागू होने से भारत की महिलाओं की स्थिति में भी सुधार आएगा। कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित है। इतना ही नहीं, महिलाओं का अपने पति की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में भी एक समान नियम लागू होंगे। तो जाना आपने समान नागरिक संहिता कानून लागू होने से क्या कुछ फायदा होगा। इस कानून के लागू होने से जहां धर्म जाति के नाम पर होने वाले भेदभाव को दूर किया जा सकता है, तो वहीं महिलाओं को उनके अधिकारों में और ज्यादा महत्वता मिलेगी। ये कानून जनता के हित के लिए है, इसलिए लागू करने से पहले जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता पर गठित समिति ने एक वेब पोर्टल की शुरुआत की है, जिसके जरिए एक क्लिक पर 1 करोड़ लोगों को संदेश भेजकर समान नागरिक कानून के ड्राफ्ट पर उनके सुझाव मांगे गए हैं। आप अपने सुझाव वेब पोर्टल www.ucc.uk.gov.in पर भेज सकते हैं। इसके अलावा ईमेल ऑफिशियल ucc.gov.in पर मेल के जरिए अपने सुझाव भेज सकते हैं। इतना ही नहीं, सीधे डाक से विशेषज्ञ समिति समान नागरिक संहिता, राज्य अतिथि गृह, राजभवन, देहरादून के पते पर सीधे अपने सुझाव आप भेज सकते हैं। समान नागरिक संहिता कानून के लिए उत्तराखंड में बनाई गई कमेटी की अध्यक्षा जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने बताया कि उत्तराखंड में रहने वाले सभी नागरिक 7 अक्टूबर तक अपने सुझाव दे सकते हैं। समान नागरिक संहिता तैयार करने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। लोग खुले दिल से सुझाव, आपत्ति, शिकायत, विचार भेज सकते हैं, जिन पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। और प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। सीएम धामी ने पिथौरागढ़ में आपदाग्रस्त इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। नुकसान के आकलन के बाद प्रभावितों को 2-2 लाख की मदद, कहा पीड़ितों के साथ खड़ी सरकार। हरिद्वार पंचायत चुनाव के टिकट बंटवारे में हरदा की अनदेखी, सोशल मीडिया पर छलका हरीश रावत का दर्द। अब कांग्रेस ही दे रही हरदा को बयानों से बचने की नसीहत। और हरिद्वार शराब कांड के बाद हरकत में आया प्रशासन, काशीपुर और रुड़की में चलाया गया ताबड़तोड़ छापेमार अभियान। 17 आरोपी गिरफ्तार, अवैध शराब की भट्टियां नष्ट।